फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति, और इसके दो टाइम पीरियड, दो समय काल, एक फ्रॉम 1950 टू 2004, 1950 से 2004 तक एक नीति रही थी, और एक नीति थी फ्रॉम 2004, 2004 से, बस 2004 से का मतलब है अब तक। ठीक, 2023 में थोड़ा सा बदलाव लाया गया है इसमें, बट पॉलिसी का नाम सेम ही है। 1950 से 2004 तक जिस नीति का प्रयोग किया जाता था, यानी जिस राजकोषीय नीति का प्रयोग विदेश व्यापार के लिए किया जाता था, उस नीति का नाम था एग्जिम पॉलिसी। लिख लीजिएगा, एग्जिम पॉलिसी, आयात निर्यात नीति, आयात निर्यात नीति, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी। ठीक, आयात निर्यात नीति, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी। 2004 से जिस पॉलिसी का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं एफटीपी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, यानी विदेश व्यापार नीति। ठीक, तो भारत में दो अलग अलग समय कालों में अलग अलग प्रकार की नीतियां रही हैं। एक टाइम पीरियड था 1950 से 2004 का, उस समय काल के लिए जो नीति भारत में चल रही थी उसका नाम है एग्जिम पॉलिसी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी। और आज जो पॉलिसी है उसका नाम क्या है? फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, विदेश व्यापार नीति, या एफटीपी। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग क्या डालेंगे? 1950 से 2004, पॉलिसी का नाम एग्जिम पॉलिसी। 1950 से 2004 एग्जिम पॉलिसी। इसको भी हम दो टाइम पीरियड्स में डिवाइड करके समझेंगे। ये जो एग्जिम पॉलिसी थी, ये भी दो अलग अलग समय कालों में आपको अलग अलग प्रकार से दिखाई देगी। एक फ्रॉम 1950 टू 1990 और एक फ्रॉम 1991 टू 2004। ठीक, इस समय की जो इकोनॉमी हुआ करती थी उसे हम कहते थे बंद अर्थव्यवस्था। इसलिए इसको दो टाइम पीरियड में मैंने डिवाइड किया है। ठीक है, और इस समय की जो इकोनॉमी हुआ करती थी उसे कहते थे खुली अर्थव्यवस्था। ठीक, क्लोज्ड इकोनॉमी एंड ओपन इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था। ऑब्जेक्टिव क्या है इन पॉलिसीज का? उद्देश्य क्या है? चालू खाते के घाटे को कम करना, यही उद्देश्य है ना। पॉलिसी कोई भी हो, नाम कोई भी हो, उद्देश्य एक ही, चालू खाते के घाटे को कम करना। यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बिना किसी देनदारी के भारत में आए ज्यादा जाए कम, इस पर ध्यान केंद्रित करना। यह कैसे संभव है? तो इस समय तक हम देखें, हमें अगर करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करना था तो हमने इंपोर्ट
और एक्सपोर्ट पर अपना ध्यान केंद्रित किया, आयात और निर्यात। भाई चालू खाते के घाटे को कम करने के लिए प्रमुख अगर उत्तरदायी माना जाए तो उसमें आयात और निर्यात की ही भूमिका सबसे बड़ी मानी जाएगी। तो यानी हम अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर अपना ध्यान केंद्रित करें तो कहा यह गया कि हम चालू खाते के घाटे में क्या ला सकते हैं, कमी। और एक ध्यान क्या केंद्रित करना है वो भी बात कर लेते हैं। कहा यह गया कि जो हम इंपोर्ट करते हैं आयात, हम उसमें कमी लाएं, और जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उसको हम बढ़ाएं। सोचा यह गया था कि हम अपना निर्यात बढ़ाएं और आयात को कम करें। निर्यात बढ़ाना है, आयात को कम करना। लेकिन निर्यात कैसे बढ़ेगा? कोई भी व्यक्ति विशेष अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहे तो क्या ऐसे ही बिक जाता है? बहुत सारी चीजें उसमें फैक्टर काम करते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। जो आज चेंज है ना इंडिया में, ये बहुत साल पहले से यूरोपियन मार्केट में आ चुका था। अदर कंट्रीज में अगर हम अपना प्रोडक्ट बेचने जाते थे तो उसकी प्राइसिंग उतनी अच्छी नहीं मिलती थी, और जब इन सब कंट्रीज में बेचने जाते थे तो ये कहते थे हम ये खरीदते ही नहीं है। हम 3 पंखड़ी का पंखा बना रहे थे, वो 3 पंखड़ी की जगह अब हो सकता है वो एसी पर या कूलर पर खुद को क्या कर रहे थे, ट्रांसफर कर रहे थे, वो शिफ्ट कर रहे थे खुद को। तो जैसे जैसे जनरेशंस गैप हम आज देख रहे हैं वो वहां बहुत पहले आ चुका था। कलर टीवी का इन्वेंशन 60-70 के दशक में हो गया था। भारत में ब्लैक एंड व्हाइट ही चल रहा था, वो लकड़ी वाला टीवी होता था। लकड़ी वाला मतलब वो उसका कवर लकड़ी वाला होता था, शटर बंद होता था, खुलता था। वो टीवी हम लोगों ने, पिक्चर ट्यूब होती थी उसमें, इतना भारी टीवी है ना। ये जो जनरेशन गैप हम ढूंढ रहे थे वो वहां पहले ही आ चुका था। और हम अपने प्रोडक्ट को जब हम बेचने जा रहे थे तो वो खरीद ही नहीं रहे थे, क्योंकि हमारे पास विज्ञान और तकनीक है नहीं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है नहीं। तो हम एक्सपोर्ट करना तो चाह रहे हैं कि भाई हमें ना अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करना है, एक्सपोर्ट करने की इच्छा तो रख रहे हैं, लेकिन वहां कोई खरीद ही नहीं रहा। बेचने जा रहे हैं, सामान वापस आ जा रहा है, बेचने जा रहे हैं, सामान वापस आ जा रहा है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कहीं ना कहीं हमें यहां पर पछतावा देखने को मिलेगा कि हमारे पास नहीं है भाई, तो हम एक्सपोर्ट अपना मैक्सिमाइज नहीं कर सकते। लेकिन करंट अकाउंट डेफिसिट को तो कम करना था, तो हमने यहां पर कंसंट्रेट किया होगा किस चीज पर, इंपोर्ट को कम करने पर। क्लियर है? इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट रहे हैं, मैं नाम भी ले लेता हूं एक एक करके, थॉमस मून हैं, रिकार्डो हैं, जेएस मिल हैं, एडम स्मिथ हैं, हेक्सर और ऑहलिन हैं। इन इकोनॉमिस्ट ने भी, इकोनॉमिस्ट तो हम पहले नहीं बोलते थे ना, दार्शनिक बोलते थे, लेकिन अब इकोनॉमिक्स के विषय में थ्योरी दी तो मैं इकोनॉमिस्ट ही बोल रहा हूं। तो इन्होंने जो भी थ्योरी दी इकोनॉमिक्स में इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को कैसे बेहतर करें उसको लेकर, उन थ्योरीज को हम 4 अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे पहली थ्योरी जो है, जो मैंने नाम लिया आपसे, थॉमस मून, उनकी है द थ्योरी ऑफ मर्केंटलिज्म। पहला सिद्धांत लगभग मिड 16 में आया था, 16वीं शताब्दी के बीच में कभी आया था, थॉमस मून की थ्योरी थी। उसके बाद एडम स्मिथ की थ्योरी आई, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। फिर रिकार्डो की थ्योरी आई। ये नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, क्यों मैं रिलेट कर रहा हूं ये चीज आपको समझाने के लिए केवल। रिकार्डो की थ्योरी आई, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी। पहला थ्योरी ऑफ मर्केंटलिज्म, फिर एब्सोल्यूट एडवांटेज, पूर्ण लाभ सिद्धांत, और फिर तुलनात्मक लाभ सिद्धांत, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी। और फिर
हेक्सर ऑलिन की थ्योरी आई, फोर्थ सिद्धांत, जिसे हेक्सर ऑलिन थ्योरी के नाम से ही जाना जाता है। अब इन चारों सिद्धांतों में जो पहला सिद्धांत था वो हमारे लिए समझना जरूरी, क्योंकि हमने उसी का अनुपालन किया। उन्होंने ये कहा था कि अगर किसी भी देश को इंटरनेशनल ट्रेड से लाभ कमाना है, तो ट्रेड का मतलब तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होना है, और वो लाभ कमाना चाहता है। मान लीजिए कंट्री ए है, ये प्रॉफिट कमाना चाहती है थ्रू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, तो उसको क्या करना चाहिए? उसको अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहिए और इंपोर्ट में क्या लानी चाहिए? कमी। कमी लाने के साथ साथ वो इंपोर्ट एक समय पूरा बंद कर दे और अपने एक्सपोर्ट को मैक्सिमाइज कर दे। क्यों? क्योंकि जब वो निर्यात करेगा तो जैसे जैसे वो निर्यात करता जाएगा धनी होता चला जाएगा। ठीक है, ये एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी से पहले आई हुई थ्योरी ऑफ मर्केंटलिज्म थी। ठीक, अब हमारी प्रॉब्लम यह थी कि हम एक्सपोर्ट बढ़ाना तो छोड़ो, थोड़ा बहुत भी नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि हमारे पास विज्ञान और तकनीक है नहीं। उनसे कंपेयर करें विज्ञान और तकनीक में तो 20-30 साल पीछे चले जा रहे थे, तो हम एक्सपोर्ट को तो मैक्सिमाइज कर नहीं सकते थे। तो हमने ये सोचा कि चलो इसके एक पक्ष पर ध्यान देते हैं, वो है हम क्या करें? इंपोर्ट कम कर दें और धीरे धीरे खत्म कर दें। तो ना इंपोर्ट होगा ना एक्सपोर्ट होगा, तो ना विदेशी मुद्रा आएगी और ना ही, भाई आ जा नहीं रहा है तो घाटा भी नहीं है। तो हमने यही किया। हमारा कंसंट्रेशन यहां इंपोर्ट को लेकर हो गया। ना रहेगा बांस ना बचेगी बांसुरी। ठीक, ना आएगा ना जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहां पर जो हमने अपनाया वो था इंपोर्ट में कमी लाना। 90s की मूवीज में वो सब आना शुरू हुआ, लेकिन 90s से पहले के टाइम पीरियड में आप देखेंगे तो जो मूवीज आ रही थी तो उस समय ना बड़ा कालिया, डॉन, ये सब जो आती थी, इन सब में आप देखेंगे गोल्ड की स्मगलिंग होती थी। क्यों हो रही थी? स्मगलिंग का मतलब ही क्या था? प्रतिबंधन। हमने इंपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए थे कि जब भी गोल्ड भारत के सीधे रास्ते से आएगा तो भारत में आने के लिए उसे 300% का टैक्स देना पड़ेगा। तो अच्छा ये है, छुपा कर लाओ, 100% में आ गया। मान लीजिए 3 रुपए का था, 3 रुपए एक्स्ट्रा और देना पड़ गया बस। लेकिन अगर सीधे रास्ते से आते 3 रुपए का वो 9 रुपए और दो, नहीं देना छोड़ो, ये हो जाता था। तो टैरिफ बैरियर्स में कस्टम ड्यूटी का इस्तेमाल किया जाने लगा, इंपोर्ट ड्यूटी का इस्तेमाल, आयात शुल्क का इस्तेमाल किया जाने लगा। और इसका इंपैक्ट ये हुआ कि वो प्रोडक्ट अब भारत में बिकना ही बंद हो गया। जैसे मैं एक दिन समझा रहा था आपको कि ये जो ब्रह्मांड सुंदरी भारत में आई हैं, ये 1991 के बाद आई हैं। सुष्मिता सेन पहली ब्रह्मांड सुंदरी बनी भारतीय महिला। तो ऐसा तो नहीं है ना कि 1991 से पहले कोई सुंदर कन्या ही इस धरा पे नहीं थी। मेरी मदर बहुत सुंदर लगती है मुझे, ऐसा नहीं है उस समय सुंदर कन्याएं नहीं थी, लेकिन ये ब्रह्मांड सुंदरी का कल्चर अचानक से भारत में आया। और भारत में फिर देखो उसके बाद धड़ाधड़ ब्रह्मांड सुंदरियां बनी हैं, है ना। 2022 में भी बनी है, 22 बनी, 21 में, 21 या 22 मुझे याद नहीं है, लेकिन बनी है। पंजाब की एक महिला थी, है ना, वो बनी है। तो और फिर देखेंगे आप बन जाएंगी। तो 1991 से पहले ये कहां थी? क्योंकि ब्रह्मांड सुंदरी बना कौन रहा है, आप ये भी तो सोचो।
1990 तक, 91 तक भारत की इकोनॉमी अगर क्लोज्ड है, हमने इंपोर्ट पर 600% का टैक्स लगाया हुआ है, तो उन कंपनीज को पता है कि अगर इस देश में हमने किसी को मिस यूनिवर्स बना दिया, ब्रह्मांड सुंदरी घोषित कर दिया, तब पर भी हमारा प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। भाई आप सब यहां क्यों बैठी हैं? अगर बच्चियों की मैं बात करूं तो आप सब यहां क्यों बैठी हैं? रीजन क्या है उसके पीछे का? सर क्योंकि हम किसी ना किसी से इंस्पायर हैं, होते ही हैं। अगर कोई इंस्पिरेशन नहीं है तो आपको पता भी नहीं है उसके बारे में। कहीं ना कहीं से कोई इंस्पिरेशन मिली होगी, मूवी देख ली होगी, तो ना 4 दिन वाला बुखार आ जाता है कभी कभी हम लोगों को, अचानक से ऐसा होगा, हम ये बन जाएंगी तो ये बदल देंगी दुनिया। माइकल शूमाकर, नाम सुना है आपने कभी? माइकल शूमाकर, फॉर्मूला 1 7 बार ग्रैंड स्लैम, 7 बार कार रेसिंग में जीता हुआ व्यक्ति, 7 टाइम ग्रैंड स्लैम। सचिन का बहुत बड़ा फैन, बहुत बड़ा फैन। और सचिन को फेरारी गिफ्ट करने वाले व्यक्ति, 1,63,00,000 की फेरारी सचिन ने लेने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उस पर टैक्स इतना ज्यादा था, इंपोज टैक्स इतना ज्यादा था, इंपोर्ट टैक्स और कस्टम ड्यूटी इतनी ज्यादा थी, लेने से मना कर दिया, नहीं चाहिए। उन्होंने ही सारा टैक्स पे किया। तो हम क्लोज्ड इकोनॉमी के दौर में थे, तो हमने क्या किया हुआ था? लाल फीता शाही भी साथ साथ चल रही। लाल फीता शाही मतलब कुछ कंपनीज को हम अथॉरिटी दे देते थे कि भाई आप इतने प्रोडक्ट्स ही इंडियन मार्केट में सोल्ड आउट कर सकते हैं। लिमिटेशंस, एक लाल पट्टी खींच दी, लाल फीता खींच दिया गया, रेड लाइन, कि इतने ही प्रोडक्ट इंडियन मार्केट में आप बेचेंगे। लाइसेंस राज, बहुत सारे प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था दुकानदारों को। जैसे रेडियो मैं बता रहा हूं, आप सोच के देखिए, आज लाइसेंस राज नहीं है इंडिया में। कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिन पे लाइसेंस राज है, क्योंकि लाइसेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता उनकी डिमांड एंड सप्लाई पर। दुख है तब चाहिए, खुशी है तब चाहिए, बारिश है, ठंड है, गर्मी है, हर मौसम के लिए उपलब्ध अल्कोहल। ठीक, देखिए आप, सबसे ज्यादा भीड़ रहती है वहां, तो उस प्रोडक्ट के लिए लाइसेंस आवश्यक है। सिमिलरली रिस्की केमिकल्स, जोखिम रसायन, आपने देखा होगा कि केमिस्ट की शॉप अगर आपको ओपन करनी है, अगर आपको खोलनी है, तो उसके लिए भी क्या चाहिए? लाइसेंस की जरूरत होती है, क्योंकि वहां जोखिम रसायन रखा जाता है, रिस्की केमिकल्स रखे जाते हैं। कितने लोग निकल जाते हैं और दवाइयां ले आते हैं, कोई भी कुछ भी बेच रहा होगा फिर तो, कि भाई नींद की गोली देना, है ना, कि एक नहीं तुम 36 लेके जाओ, ऐसे ही दे देगा। लेकिन होता है ना, पकड़े जाते हैं जो इलीगल एक्टिविटीज में संलिप्त होते हैं, बिना लाइसेंस के कैसे पकड़ोगे आप? तो रिस्की केमिकल्स के लिए, उसके साथ साथ अगर आपको 10 लाख की पॉपुलेशन वाले शहर में कोई कंपनी ओपन करनी है, उसके लिए लाइसेंस की जरूरत होती है। माइनिंग करनी है, लाइसेंस चाहिए। ऊपर घर बना हुआ, नीचे खोद दिए, है ना, बिना लाइसेंस के तो यही होगा कि कोयला दिखा था, खोद दिए, सुबह सोते सोते ही अपना, है ना, सो ही गए। जब जग रहे हैं तो छोटे बन के जग रहे हैं, रो रहे हैं, है ना, कहीं और जन्म ले लिए थे, यहां से मर के। तो मेरा जो मानना है, ये जो लाइसेंस का प्रोसेस है, कुछ प्रोडक्ट्स के लिए है, कुछ प्रोडक्ट्स के लिए बच्चों नहीं है, हमें यही समझना है। तो अब सवाल ये उठता है कि लाल फीता शाही, लाइसेंस राज, ये समाप्त क्यों किया गया? उसकी बात अब आगे आएगी। लेकिन इस समय तक हम लाल फीता शाही, लाइसेंस राज, कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी इतनी ज्यादा मात्रा में अप्लाई कर रहे थे कि हम इंपोर्ट पर रोक लगा रहे थे और एक्सपोर्ट को मैक्सिमाइज करना चाह रहे थे। लेकिन एक्सपोर्ट तो कर ही नहीं सकते थे, और इंपोर्ट पर भी हमने क्या लगा दी? रोक लगा दी। अब रही प्रतिस्थापन की बात, इंपोर्ट रोकने के लिए तो आयात, एक तो हमने प्रतिबंधन किया, दूसरा कहा
कि भाई अगर प्रतिबंधन ही कर दोगे तो हमारे पास तो कुछ बचेगा ही नहीं ना। अगर पूरा रोक दिया गया है तो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी हैं जिनका हमें आयात करना जरूरी था, तो हमने कहा हम उसका क्या करेंगे, प्रतिस्थापन। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।